अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने वाला है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल समझाने हैं आप लोगों को और कुछ प्रैक्टिकल बताऊँगा। इंशाल्लाह इसी तरह के प्रैक्टिकल पेपर में आएंगे और बस आप लोगों ने जो भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा आप लोगों ने उनको ना अच्छी तरह समझ लेना है और उनको ना मतलब उनके फार्मूलाज वगैरह वो आपने देख लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर प्रैक्टिकल का अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिकल का आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा और उस पेपर में आपके पास जो वक्त होगा वो आपके पास 120 मिनट होंगे, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से भी एक बुक आई थी प्रैक्टिकल की, ठीक है, तो वो भी मैंने देखी है। लेकिन मुझे जो बुक अच्छी लगी आप लोगों की प्रैक्टिकल के लिए वो है स्टार वालों की, स्टार फिज़िक्स प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, पीबीए है। तो प्रैक्टिकल को इतना मुश्किल नहीं होता, इसमें ना आपका वो होगा ना मतलब वहाँ डिवाइस होंगे कि डिवाइस से प्रूफ करो, ये करो, वो नहीं होगा। जस्ट थ्योरी बेस का प्रैक्टिकल होगा और इंशाल्लाह अच्छा प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाऊंगा और वो वाले प्रैक्टिकल बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और सेम जैसे बोर्ड का पैटर्न होता है उसी पैटर्न के तहत मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल की बुक है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल हैं सारे। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का एक प्रैक्टिकल लाजमी आपके पेपर में आएगा। वर्नियर कैलिपर्स का भी आ सकता है, स्क्रू गेज का भी आ सकता है। अच्छा, अब ये नहीं होगा कि यही पेपर में क्वेश्चन आएगा इस तरह, मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये प्रैक्टिकल नहीं आएगा। देखो, प्रैक्टिकल यही होगा और ये प्रैक्टिकल के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये देखें क्वेश्चन है, इन्हीं में से ना क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, इस तरह का ना प्रैक्टिकल बनेगा। आपके ना बच्चे 2 सेक्शन होंगे प्रैक्टिकल के, 2 सेक्शन। एक सेक्शन होगा 12 मार्क्स का और एक सेक्शन होगा 8 मार्क्स का। टोटल नंबर आप लोगों के होंगे 20, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने मेजर करना है। वैसे समझा देता हूँ, आगे मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। मैं असल में आप लोगों को ये इस तरह के क्वेश्चन समझाऊंगा। ये जो क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने ना मेजर करना है रेडियस एंड लेंथ ऑफ मेटेलिक सिलेंडर। एक सिलेंडर है तो उसकी आपने रेडियस फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, यूजिंग वर्नियर कैलिपर यूज़ करना है और सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। तो इसके लिए ना कुछ आपको ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होगा? वर्नियर कैलिपर, मेटेलिक सिलेंडर। अच्छा, अब टोटल रीडिंग के लिए ना आप लोगों ने टोटल रीडिंग के लिए ये मेन स्केल रीडिंग फार्मूला याद करना है। अपने लोगों ने ये वाला फार्मूला याद करना है। टोटल रीडिंग फाइंड करने का क्या फार्मूला है? मेन MSR कहती हैं, मेन स्केल रीडिंग, प्लस VSR मल्टीप्लाई LC। VSR कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग और LC कहती हैं, L कहती हैं लीस्ट को, C कहती हैं काउंट को। लीस्ट काउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करने का फार्मूला होता है डायमीटर सिलेंडर का ओवर 2। इससे क्या आ जाएगा आपके पास? रेडियस आ जाएगा। तो बड़ी अच्छे से क्वेश्चन हैं, अच्छी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो ये मेन स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का आपने याद रख लेना है। वैसे लिखा हुआ भी आएगा, मेन स्केल रीडिंग होती है 0.1 सेंटीमीटर और इस तरह लीस्ट काउंट इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। ये इस तरह की फिगर आ सकती है, वो कहेंगे इसको लेबल करो, तो आपने लेबल ऐसे करना है कि ये जो आपका पार्ट है इसे स्क्रू पढ़ते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है इसे मेन बॉडी कहती हैं, ये जो आगे ये वाली लाइन है इसे डेप्थ बार कहती हैं, और ये नीचे इसको जो मेन है ये सारी ये इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये जो नीचे वाली है इसको हम क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जाज होती हैं, इसको कहती हैं मूवेबल जाज कहती हैं इसको, और इसको क्या कहती हैं? फिक्स जाज कहती हैं। और अंदर आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से हम मेजर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखें, इसी तरह का ना आगे क्वेश्चन आएगा, वो समझाऊंगा। अभी ये आपको ऐसे रिहर्सल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। देखें आपके पास है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 है,
मेन स्केल रीडिंग ये गिवन है, वर्नियर स्केल रीडिंग ये गिवन है। तो वो कहता है आप ना ये फाइंड करो वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आपके पास कितना है, 0.01 है, ठीक है। 0.01 को आप इससे मल्टीप्लाई करो। देखो VSR मल्टीप्लाई क्या है LC, तो ये 0.00 आएगा। फिर VSR क्या है 4 है, इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। फिर 8 को 0.01 से करेंगे 0.08 आ जाएगा। फिर ऑब्जर्व लेंथ, इसकी ऑब्जर्व हमने करनी है। ये जो आंसर है ना, इसको आपने ऑब्जर्व लेंथ क्या होती है, ऑब्जर्व लेंथ होती है, अभी मैंने बताया है आपको, ऑब्जर्व लेंथ मतलब टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ का क्या फार्मूला मैंने बताया है, मैंने आपको बताया है मेन स्केल रीडिंग, फिर प्लस आपने क्या करना है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, ठीक है। ये टोटल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल आपने करना है ऑब्जर्व लेंथ, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है वो 3.8 है, इसमें ये वाली रीडिंग ऐड कर दो तो 3.80 आ जाएगा। इस तरह इसमें भी 0.04 ऐड करो, फिर इसमें भी ये ऐड करो। फिर ना वो कहता है इसकी मीन निकालो, तो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और कितने नंबर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, इस पर डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ओके, फिर है आपके पास एक सेकंड नेक्स्ट टेबल है, फिर ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, फिर इनको 0.01 से, इनको 0.01 से, ठीक है। फिर वो कहता है मीन डायमीटर फाइंड करो। तो मीन डायमीटर क्या है, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे, इन तमाम वैल्यू को ऐड करोगे तो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मीन डायमीटर। फिर मीन रेडियस क्या होगा, तो इन तमाम को ना 2 पर डिवाइड करने से आपके पास क्या मिलता है, रेडियस। आप लोगों को अच्छा रेडियस का पता होना चाहिए बच्चे। आपके पास जो हाफ ये सिलेंडर है ना, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, तो ये जो हाफ होगा ना, हाफ उसका वो आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। और जो फुल होता है ना, फुल लाइन लेंथ जो होती है, तो दो पॉइंट्स को कट करती है, टच करती है, वो आपके पास डायमीटर होता है। तो डायमीटर को आप हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इस वजह से डायमीटर को हाफ किया तो आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 3.84 है। अब आप समझेंगे यार 3.84 सर बता रहा है और इसका जो रेडियस है 0.48 है, ये आपके पास 0.48 है इसकी, और लेंथ आपके पास क्या है 3.84 आपके पास ये लेंथ है। मतलब हम लेंथ एक नॉर्मल लेंथ हम इसकी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेटेलिक सिलेंडर की 3.88 भी आप लिख सकते हैं। तो मेन जो होता है ना, ये मीन लिखते होते हैं लेंथ, ये मीन लेंथ ये वाली इसकी ये है 3.84 है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपके ना इस तरह के आएंगे पेपर में ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें। अटेम्प्ट देखो 20 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। आपका टाइम कितना होगा, 2 आवर का होगा। इसमें एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में 12 मार्क्स होंगे। देखें, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ मेटेलिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वो आपको ये कह रहा है कि आप मेजरमेंट करो, किसकी मेजरमेंट करो, मेटेलिक सिलेंडर की, और यूजिंग क्या करो, वर्नियर कैलिपर आप यूज़ करो। फिर देखो इस तरह का पेपर में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर शोविंग मेन पार्ट्स यूज्ड मेजर लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर के लिए जो मेजर करने के जो मेन पार्ट होते हैं वो लिखो। तो ये इस तरह का आपके पास वर्नियर कैलिपर है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये 2 जाज होते हैं, ये आपके पास फिक्स होता है, ये जो आपके पास है ये मूवेबल होता है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो होता है ये स्क्रू है, ये जो होती है ऊपर वाली ये मेन बॉडी होती है, ये टोटल मेन स्केल होता है, ये जो ऊपर ये जो मूव कर रहा होता है इसके ऊपर होता है, ये आपके पास वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। और ये डिप्थ बार होती है यहाँ से पकड़ने के लिए, ये स्क्रू होता है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका 2 पार्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ना 2 पार्ट के लिए 2 पार्ट है। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन यहाँ गिवन है 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास गिवन है ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब इसका आप लोगों को नहीं पता कि पता नहीं ये क्या है। आपने ना पता है क्या करना है, अपने पास एक कॉपी रखें, पेंसिल रखें और ये टेबल बनाएं। ये देखें, मैं इधर मैंने रोका हुआ है, ये टेबल बनाएं, इधर लिखें मेन स्केल रीडिंग
वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लिखें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाई LC और ऑब्जर्व लेंथ, ये हम लोगों ने अभी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करना है ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। देखें, ये गिवन है ना, उन्होंने लिखा हुआ है VSD मल्टीप्लाई बाई LC। अब VSD कितना है 4, LC क्या है लीस्ट काउंट, वो कितना होता है 0.01, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0.04। इस तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से आंसर आएगा 0.05, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से आंसर आएगा 0.08। अब है ऑब्जर्व लेंथ, कौन सी लेंथ है, ऑब्जर्व लेंथ मतलब टोटल लेंथ। इसके लिए मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है मेयर स्केल रीडिंग प्लस मैंने लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ था VSD, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई LC। ठीक है, ये फार्मूला आपको वहाँ पर पेपर में आना चाहिए, सेम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखें VSD क्या है 4 है, VSD 4 है ना, ठीक है, सॉरी VSD मल्टीप्लाई LC कितनी है 0.04। इसमें ऐड करना है क्या MSR मेजर स्केल रीडिंग 3.80, यह जगह 3.84, फिर 3.84 में ऐड करो 0.05, 3.89 आएगा, फिर 3.88 में ऐड करो 0.08 तो 3.96 आ जाएगा। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो ऊपर वाला कितना था क्वेश्चन नंबर 1 लेबल करने का, ये 2 मार्क्स का था, ये जो लेबल में नहीं करवाया ये 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का था। ये आपके पास जो सेक्शन है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन A क्वेश्चन 1 6 मार्क्स का होगा, और ना ये पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा, जैसे ये 1 मार्क्स का भी आ सकता था इस तरह। 3 पार्ट देखें, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ मीन डायमीटर, ये गिवन है। देखिए मीन डायमीटर गिवन है ये 0.95 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करो रेडियस। अच्छा वो ये भी कह सकता था व्हाट इज़ द मीन वैल्यू, तो इन तमाम को आप लोगों ने ऐड करना था और 3 पर डिवाइड करना था। अगर यहाँ 4 टेबल होते तो 4 पर डिवाइड करते। तो ये आपके पास अब इन्होंने डायमीटर ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है, वो कहता है इसका रेडियस फाइंड करो। तो रेडियस फाइंड करने का क्या मतलब होता है, मतलब इसको 2 पर क्या करना, डिवाइड करना। ये मैंने पहले बताया हुआ, रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो हम 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.475 सेंटीमीटर। अच्छा उसने कहा था 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, तो 2 तक आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिख दो बेशक 0.48 लिख दो, मतलब ये वाला जो 5 है इधर राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, सेम ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई है। इसी तरह के मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दूंगा इंशाल्लाह 9, और यही पेपर में आएंगे, मतलब वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन सेम यही पैटर्न होगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अभी सेक्शन A है, अभी सेक्शन B रहता है। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ मेटेलिक वायर यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कहता है एक वायर है छोटी सी, ठीक है, तो वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज आप यूज़ करें और उसकी थिकनेस फाइंड करो, मतलब उसकी थिक फाइंड करो। तो देखें वो कहता है लिस्ट द अपरेटस रिक्वायर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये नंबर 1 इसका मार्क्स का क्वेश्चन है। अब कौन से एक्सपेरिमेंट वो कहता है ज़रूरत पड़ेंगे इसको सोल्व करने के लिए, पहला यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्क्रू गेज पड़ेगा हमें ज़रूरत, हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद हमें क्या बढ़ेगी, इन्होंने किसका कहा है थिकनेस ऑफ द मेटेलिक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, बस ये चीज़ें होंगी। और एक हमारे पास क्या होगा, एक क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ भी नहीं होगा, ये आप लिख देंगे। फिर है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द मीन डायमीटर फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट। तो ईच इंस्ट्रूमेंट का ना आप मीन डायमीटर फाइंड करो। तो मीन डायमीटर हम फाइंड कर लेते हैं, कैसे करते हैं मीन डायमीटर फाइंड, आप लोगों को पता है कैसे करना है, मुझे भी पता है कैसे फाइंड करना है। तो मीन डायमीटर फाइंड करने के लिए तमाम को ऐड करते थे और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप इन तमाम को ऐड करें 0.53, 0.52, 0.54 और 3 पर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 0.53। ये मैंने किया हुआ है, आप कर लें। स्क्रू गेज का मीन डायमीटर क्या होगा 0.78, 0.77, 0.78, इनको 3 पर डिवाइड करेंगे 0. क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर प्रिसाइज फॉर दिस मेजरमेंट एंड वाई। वो अब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मोर प्रिसाइज है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेजरमेंट करेगा वो कौन सा है।
तो वो मेजरमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट करता है जिसका लीस्ट काउंट कम हो। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रू गेज है वो बेस्ट मेजरमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, मतलब वो छोटी से छोटी मेजरमेंट भी ईजिली कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आप लिखेंगे? स्क्रू गेज लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कौन सा है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो कहता है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करें कि यहाँ से ना एरर को ना रिमूव करवा सकें, एरर यहाँ पर ना रिमूव हो जाए। तो पहला है अवॉइड प्रेशर ऑन द, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ना वायर के ऊपर वाला, वो अवॉइड करेंगे। और फिर क्या, रिमूव ज़ीरो एरर उसकी क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे, बिफोर रीडिंग वायर परपेंडिकुलर टू जाज, जो उधर वायर रखेंगे ना वो जाज के ऊपर परपेंडिकुलर हो। बस ये 3-4 हैं, तो ज़ीरो एरर रिमूव कर देंगे और दूसरा प्रेशर को अवॉइड करेंगे। बस ये आपने याद रखना है। फिर इस तरह आपके पास होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, देखें सेक्शन बी में बहुत इजी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट यूजिंग लोड एक्सटेंशन स्टेप। वो कहता है आप क्या करें, डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, आप स्प्रिंग कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन करें। स्प्रिंग कांस्टेंट ये 10 में है, हुकला है आपके पास, लोड एक्सटेंशन स्टेप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये आपने क्वेश्चन देने हैं। जैसे ये आपके सामने फिगर है एक, ये आपके सामने एक फिगर है जिसमें देखें एक्स एक्सिस पर एक्सटेंशन है और वाई एक्सिस पर क्या है, फोर्स है। अब देखें 0 पर फोर्स लग रही है 0, 1 पे क्या लग रही है 0.75 होगी तकरीबन, 2 पे क्या आ रही है 0.76 कह दें, 3 पर आपके पास क्या है 1.25 है, 4 पर आपके पास क्या है ये 1 आप कह लें 60 कह लें, जो भी आप इसको बेहतर समझते हैं, आप खुद अंदाज़ा से पता चला सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टू क्वांटिटी बीइंग प्लॉटेड टू द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ दिस सेटअप। इसमें ना 2 क्वांटिटी यूज़ हुई हैं इस ग्राफ में, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में। ये फोर्स एक्सटेंशन जो ग्राफ है लोड वाला, इसमें 2 क्वांटिटी यूज़ हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो बच्चे यहाँ पर ना 2 क्वांटिटी यूज़ हुई हैं, आप लिख लेंगे। और एक्स एक्सिस पर जो यूज़ हुई है वो एक्सटेंशन यूज़ हुई है, सेंटीमीटर की फॉर्म में है, और जो वाई एक्सिस पर यूज़ हुआ है वो फोर्स यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसका यूनिट क्या है न्यूटन और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर। एक क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, दूसरी किस में है, न्यूटन में है, मतलब फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इस फॉर्म में है। अब पेपर में आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी आ जाए तो फिर आपने लिखनी है ऐसे, एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई पर क्या है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका क्वेश्चन है। इसमें ना सेकंड में आपके पास है कि अगर आपके पास इफ़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ 0.408 न्यूटन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर एंड स्टेट व्हाट दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ठीक है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि इफ़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, देखें करते क्या हैं, करते ऐसे हैं कि ये देखो ये वैल्यू गिवन थी ना, हमने इसको चेंज करना है न्यूटन पर मीटर में। तो इसको देखो, अगर कोई भी वैल्यू आपके पास हो ना, सेंटीमीटर को पर मीटर में चेंज करते हैं, तो इसको आप ना 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 40.8 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ प्लेन लैमिना यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। मैं ऊपर आ रहा हूँ, देखें क्वेश्चन है, ये बच्चे पूरा प्लम्ब है, ये देखें ये प्लम्ब है, ये पूरा स्टैंड है, इसके अंदर एक लैमिना है, लैमिना कोई एक चीज़ है, मतलब ये इसके ऊपर ये देखें ना, ये यहाँ ये पिन है, हेल्ड बाई क्लैंप, क्लैंप के साथ हेल्ड किया हुआ है। ये देखो यहाँ प्लम्ब लाइन है, ये सारी, ये चेकिंग लाइन है और ये लोकेटिंग लाइन है, ये लाइन है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें पेपर में, देखें, नेम द पॉइंट वेयर लाइन 1 and 2 इंटरसेक्ट। वो कहता है जहाँ पर ये लाइन 1 है ना, ये वाली, ये दूसरी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट का क्या नाम है? तो इस पॉइंट का नाम है ये जी इसका नाम है। फिर वो कहता है व्हाट डज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन रिप्रेजेंट फिजिकली। ठीक है, ये फिजिकली कैसे रिकनेक्ट होती हैं? तो बच्चे ये फिजिकली ना एक पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं, जिसको किसका नाम दिया है, ग्रेविटी। तो आप लिख लेंगे दैट इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। हाउ कैन यू वेरीफाई फ्राम द फिगर दैट दिस इज़ द ट्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमना। वो कहता है कि आप ये कैसे वेरीफाई कर सकती हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रू है। तो हमने ना एक लाइन यहाँ लोकेट करवाई, एक लाइन ये हमने लोकेट करवाई, दूसरी लोकेटिंग ये लाइन करवाई। तो हमने ये लोकेट करवाया कि तीनों ना एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, इस वजह से ये ट्रू है। देखें आपके सस्पेंड फ्राम द थर्ड पॉइंट सी, मतलब ये जो है थर्ड लाइन है ये वाली सी, देट द थर्ड लैंप लाइन आल्सो थ्रू जी। वो कहता है कि ये भी जी से हुई है और बी भी कहाँ से पास हुई है, जी से हुई है। और ये जो आपके पास प्लम्ब लाइन है वो भी कहाँ से पास हो रही है, जी से हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इसका लेमना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, ये वाला जी है। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपका जो नेक्स्ट 5-6 एक्सपेरिमेंट हैं वो आपको करवा दूँ, ताकि आपकी ना वो प्रॉपर ना तैयारी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं करवाता हूँ। ये अब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इसको करवाऊँगा और इसके रिलेटेड फिर आपको लोगों को क्वेश्चन कराऊँगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट है ये। स्टडी द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन, measure the time interval for different distance and draw a distance time graph for the ball motion। ये अब सारा ये ऐसे प्रैक्टिकल नहीं आएगा, मतलब इसके ना कुछ क्वेश्चन बने हुए आएंगे। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो एंगल आयरन ट्रैक होगा, ये इस तरह का ट्रैक होगा, ये इस तरह का ये वाला एक ट्रैक हमें चाहिए। इधर हाई स्पॉट होगी, इधर लो स्पॉट होगी, यहाँ से बॉल जो है वो नीचे आएगी। अबाउट 2 मीटर लॉन्ग हो, मेटल बॉल चाहिए होगी, स्पोर्ट स्टैंड चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चाहिए होगा, मीटर रूल, सेट स्केल और ग्राफ पेपर चाहिए होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर पेपर में नहीं आना, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे इनके रिलेटेड, वो मैं यहाँ समझाता हूँ। ये ना बार बार ना हमने ना बॉल को ना ड्रा करवाना है, ठीक है। इस आयरन एंगल से ड्रा करवाना है बॉल को, ठीक है। मतलब क्या है, एक कैलकुलेट द इनर सरफेसिस कैलकुलेट करेंगे, फिर फिक्स एंगल आयरन सपोर्ट सो दैट वन एंड इज राइज 8-6 हायर देन अदर, मतलब ये वाली हायर है 6 से 8 सेंटीमीटर और ये क्या है लोअर है, ठीक है। मार्क डिस्टेंस अलांग द आयरन एंगल, मतलब ये हम डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, फिर 50, 100, 150, 200, ये प्लेस द बॉल 0 सेंटीमीटर पर प्लेस करेंगे और स्ट्राइकिंग पॉइंट यूजिंग सेट स्क्वायर पेपर यूज़ करेंगे। यहाँ बॉल को रिलीज़ करेंगे और पुशिंग करेंगे, वो स्टॉप वॉच को भी आप देख लेंगे और बॉल ऐसे ना नीचे आती जाएगी, ठीक है। रिपीट 5 टाइम हम ऐसे रिपीट करेंगे, 5 टाइम डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी रिपीट करेंगे, मिनिमाइज ह्यूमन एरर। फिर 3 आपके पास आ जाएगा टाइम, T1 के लिए कितनी बार आया, T2, फिर T3, फिर ये आपके पास आता जाएगा। मतलब स्टॉप वॉच सोन बेर बॉल रीच द चूजन मार्क 50 सेंटीमीटर पर, फिर 80 पर वो करते जाएंगे और टाइम भी नोट करते जाएंगे। तो आपके पास टाइम जो होगा एवरेज जो आएगा T1 + T2 + T3 ओवर T/3, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने डिस्टेंस ये है 50 सेंटीमीटर था, 80 सेंटीमीटर था, 110 सेंटीमीटर था, 140 था, 170, 200 था। तो जो पहले जब बॉल आई ना 50 सेंटीमीटर से, तो उस तब T1 ये था, ये था, ये था, ये था। T2 के लिए ये सारा आपके पास डिस्टेंस है। ये आपके पास डिस्टेंस कैसा है, जब बॉल को हम रिलीज़ करते हैं ना, पुशिंग स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच से, तो स्टॉप वॉच इज सोन बॉल रीच द चूजन मार्क। मतलब बॉल कैसे मतलब हमने 0 से शुरू किया ना, 50 सेंटीमीटर पर जब बॉल आई तो उसको कितने सेकंड लगे, 2.2 लगे। फिर 80 सेकंड पर आई तो फिर 80 सेंटीमीटर पर आई तो फिर उसको कितने सेकंड लगे, ये हमने सारे लिखे हैं। फिर हमने 5 टाइम उसने कहा है रिपीट करो, हमने 3 टाइम रिपीट किया है। फिर हम ना इसकी एवरेज मीन निकाल लेते हैं, इनको तमाम को ऐड करेंगे, 2.2 + 2.2 + 2.7, इनको ऐड करते जाएंगे। ये देखें 2.2 + 2.2 + 2.7 कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 पर डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 2.4। सेम इसी तरह हम करते जाएंगे तो ये एवरेज टाइम आ जाएगा। इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। फिर हमने ना ये ग्राफ बना दिया है,
ठीक है। जो डिस्टेंस है वो आपके पास वाई एक्सेस पर है और टाइम जो है वो एक्स एक्सेस पर है। ये हमने बनाया है कि 2.2 पर आपके पास क्या था, उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2.7 पर 80 था, ये सारा हमने बना दिया है। 4.5 जब आपके पास टाइम आया है तो तब डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 सेंटीमीटर का कवर किया, ठीक है। स्लो शेप ऑफ द ग्राफ, अब आप इसकी ग्राफ की शेप कैसी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉल रोलिंग डाउन, एंगल आयरन, कर्व लाइन, अपवर्ड बेंडिंग। देखो ये ना अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर बेंड हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ के बाद ना मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको बताना चाहूँगा। ये आगे है क्वेश्चन है, इन्हीं के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब मैं करवाऊँगा। ये क्वेश्चन है, देखें सेक्शन ए, मैं बताऊं सेक्शन ए में आपका 60% मार्क्स का पेपर आएगा और सेक्शन बी में आपका आएगा 40%। सेक्शन ए में आपके पास 12 नंबर के आएंगे क्वेश्चन और सेक्शन बी में 8 मार्क्स के आएंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एंड एंगल आयरन, वो जो भी मैंने पढ़ाया है। तो इसको वो कहते हैं कि लेबल करें। लेबल देखो ये थोड़ी, देखो ये आपके पास लेंथ देखो ये कम है, ठीक है, और ये लेंथ क्या है, ग्रेटर है, ठीक है ना। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपके पास होगी हाई सपोर्ट, ये आपके पास जो ऊपर है ये है मेटल बॉल, और ये आपके पास है आयरन एंगल, आयरन का एक एंगल है, इधर से थोड़ा ऊपर है, इधर से क्या है नीचे है, और ये है लोअर सपोर्ट। क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्टेंस, वो कहता है कंप्लीट कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखें डिस्टेंस गिवन है, टाइम भी गिवन है, वो कहते हैं मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन अभी बताया है। अब यहाँ पर टाइम T1 और T2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे 4.5 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे 4.05 होगा, इन दोनों को ऐड करें 2 पर डिवाइड करें 3.6 होगा। अब वेलोसिटी निकालें। देखो आपके पास टाइम जी आ गया है और आपके पास क्या है, डिस्टेंस भी है। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना गिवन है 200, टाइम कितना है 4.5, 200 ओवर 4.5 44.5, फिर 180 डिवाइडेड बाई 4.05 तो 44.44, फिर है 160 डिवाइडेड बाई 3.6 तो फिर भी 44.4 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें ना आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ बॉल इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ट्रैक इज़ रिड्यूस। वो कहता है जैसे जैसे ट्रैक रिड्यूस हो रहा है ना तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। रिड्यूसिंग द एंगल डिक्रीज, जब रिड्यूस होगा तो देखो एंगल भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ वेट अलॉन्ग द ट्रैक, जो वेट है ना, कंपोनेंट वेट जो अलॉन्ग ट्रैक के साथ नीचे आ रहा है, सो एक्सेलरेशन डिक्रीज टाइम इंक्रीज। जितना देखो बॉल नीचे आएगी टाइम उतना देखो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी और टाइम वहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह नेक्स्ट अब ये वाला आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन 1, 6 मार्क्स का ये था। देखें अब इसका क्वेश्चन 2 देखें, रिकॉल द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रिलेशन विद द लेंथ एंड आंसर द फॉलोइंग। ऑपरेटर्स लिखें, तो ऑपरेटर्स के लिए आपको क्या चाहिए, देखें टाइम पीरियड हम कर रहे हैं ना, तो टाइम पीरियड के लिए तो सिंपल पेंडुलम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है कॉटन, ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होता है मेटेलिक बॉब चाहिए होता है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, वर्नियर कैलीपर हमें चाहिए होता है। इसके बाद हमें मीटर रूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आयरन एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंगल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वाइट चाक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो इसमें ना आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड टी एंड टी स्क्वायर फॉर द ईच लेंथ। एक तो इसका टी फाइंड करना है और इसका टी का स्क्वायर भी, मतलब टाइम का स्क्वायर भी लेना है,
लेंथ गिवन है 0.50, 0.75 और 1.00। टाइम भी गिवन है, क्या है, 20 ऑसिलेशन फॉर टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन के लिए ये टाइम बनना है, ये टाइम बनना है, ठीक है। हमने ना टाइम पीरियड फाइंड करना है, ये टाइम है ऑसिलेशन वाला, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो लेंथ भी गिवन है, टाइम पीरियड क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाई लेंथ, सॉरी हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये जो बर्निंग है ये, ठीक है, और टोटल टाइम कितना था आपके पास 20 था, तो 28.4/20। नंबर ऑफ ऑसिलेशन टोटल टाइम कितना था 20, सॉरी नंबर ऑफ टाइम ओवर ऑसिलेशन, अब देखें 34.6/20, फिर 40 डिवाइडेड बाई 20, ये आंसर आ जाएगा TS के लिए। अब इसका स्क्वायर लेना है, बुक में उन्होंने बताया टी आंसर क्वेश्चन में टी स्क्वायर लें, 1.42 का स्क्वायर लें 2.016 आएगा, 1.73 का लें तो 2.99 आएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आएगा। अब वो कहता है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर वाई एक्सेस पर है और एल आपके पास एक्स एक्सेस पर है एंड डिटरमाइन द स्लोप, और अब स्लोप बताएं, ठीक है। देखें वाई एक्सेस पर और एक्स एक्सेस पर, ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, टी स्क्वायर को हमने वाई एक्सेस पर शो करवाया है और हमने जो एल है लेंथ है उनकी हमने उसको किस पे शो करवाया है, आपने उसको एक्स एक्सेस पर शो कराया। वो खुद बताए, अगर वो कहते हैं ना टी और एल का बनाए तो टी था और ये एल था, उसका बना देते। अब टी स्क्वायर का है तो टी स्क्वायर क्या था आपके पास 2.016, 2.99 और फिर 4 था, ऐसे है। तो मैंने लिखा 2.00, 2.25, 2.50, 2.3 और ये 4 तक, यहाँ तक है आपके पास 4 है, ठीक है। अब 0.50 पे क्या आपके पास थी 1.42, देखो 0.50 पर क्या था 2.16 था, और जब आपके पास एल आपके 0.50 था तो 2.16 था, यहाँ 2.16 आ गया है। लेंथ 0.75 था तो टाइम्स टी स्क्वायर क्या है 2.99, तो लेंथ आपके पास अगर 0.75 थी तो ये कितना आ जाएगा 2.99 आ जाएगा। फिर अगर लेंथ आपके पास 1 है तो ये आ जाएगा 4, तो 1 पे हमने क्या लिखा 4 लिखा, मतलब 4 यहाँ पर होगा। अब मैंने देखो यहाँ पर 1 लिख दिया है, अगर और इधर 0.50 लिखोगे, इधर 0.6 लिखोगे, इधर इधर 1 लिखोगे तो ये यहाँ पर बनेगा, इधर 1 लिखोगे तो यहाँ पर, मैंने ऐसे सारा बना दिया, ओके। अब वो कहता है यूजिंग द स्लोप कैलकुलेट द जी फ्रॉम द रिलेशन टी इज इक्वल 2πL/G। तो यहाँ से ना मैंने जी निकालना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, बहुत सारे स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर लेने के बाद जी आपके पास आ जाएगा 4π² L/T। टी स्क्वायर भी आपके पास गिवन है, एल भी गिवन है, ठीक है, और पाई भी आपके पास गिवन है। इधर पुट करें और आप ना इसकी आंसर निकाल दें, जी का आंसर निकाल दें। देखें टी इज इक्वल टू 4π² L/G, ठीक है। एल जो है उसकी टोटल लेंथ आप ले लें, ठीक है, और टी आपके पास गिवन है, टी स्क्वायर कितना है टोटल, ये 4 है, ये ले लें। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यहाँ पुट करें तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये ए सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसका बी सेक्शन देखें। बी सेक्शन क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पीछे है, वो मैं नहीं पढ़ाता, ईजी से इसके क्वेश्चन बनते हैं। देखें आपके पास ये गिवन है एक स्टैंड, इन्होंने नाम पहले दे दिए हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आपके पास आयरन स्टैंड है सारा, ये जो ये लगा हुआ है छोटा सा, ये स्ट्रिंग है और ये अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है, सॉलिड सिलेंडर के अंदर स्टून पड़ा है, इसके अंदर वाटर भी है और मेजरिंग सिलेंडर भी है। वो कहता है फ्रॉम द फिगर डेफिनेट आइडेंटिफाई द इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम V1 V2। हमने अब यहाँ में नज़र नहीं आ रहा, हमने खुद ये लेट कर लिया है कि आपके पास V1 कितना है 250 मिलीलीटर है और V2 हमने खुद लेट कर लिया है 270 है। मतलब जब हमने पत्थर डाला उससे पहले कितना था V1 यहाँ लिखा हुआ है, और जब पत्थर डालने के बाद V2 क्या है हमने लिख लिया है, ओके। यूजिंग द फिगर V1 250 है, V2 270 है, और इसका मेस 51 ग्राम गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड GM पर लेंथ में अपने फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मेस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेस पर यूनिट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम यहाँ पर 2 गिवन है, तो हम इसका ना चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है V2 माइनस V1, 270 माइनस 250 तो आपके पास आ जाएगा 20 मिलीलीटर, और आपके पास मेस कितना है 51 है, और आपके पास V कितना है 20 है, तो अब आ जाएगा 2.55 GML G ग्राम मीटर पर लेंथ।
अब ये आपके पास कितने मार्क्स का होगा क्वेश्चन, ये आपके पास 4 मार्क्स का होगा। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, ये 4 मार्क्स का होगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। देखो ये 2 मार्क्स का था, ये भी 2 का था। अब क्वेश्चन है कंसिडर एक्सपेरिमेंट स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग प्लेन मिरर। ये आपका क्लास 10th में चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट वो कहता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बिटवीन एक ग्राफ है जिस कॉन्स्टेंट ग्राफ है। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द ग्राफ डेटा। ठीक है, अब देखें मेरी बात सुने। अब देखें जैसे जैसे हम ये वाली वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना तो वाई एक्सेस की वैल्यू वेरी बात है चेंज होती जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास है ना ये एंगल, ये आपके पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपके पास है इंडिपेंडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। ओके, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये चेंज करेंगे तो फिर वाई चेंज होगा ना, तो इसको कहते हैं, किसी ने गलत लिखा है, इंडिपेंडेंट पेंडेंट है। और जो ये आपके पास होता है इसको कहते हैं डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है, मतलब ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये 40 है ना, 40 से फिर 30 ले आए तो फिर इस बात ग्राफ भी फिर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसके ये 2 आंसर बनते हैं। जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, और एंगल ऑफ जो आपके पास रिफ्लेक्शन है वो आपके पास क्या है? डिपेंडेंट है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ? अच्छा, ग्राफ में देखें, देखो ये आपके पास आई है, ये आर है। अगर आई ना 10% बढ़ता है ना तो आर भी कितना बढ़ता है? 10% बढ़ता है। अगर आई 50% बढ़ता है तो फिर आर भी 50% बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, मतलब आई इज इक्वल टू आर के है, मतलब ये दूसरे पर, मतलब ये आर लिनियरली इंक्रीज विद आई। मतलब क्या है? अगर ये आर इंक्रीज करेगा तो किसके ज़रिए करेगा? आई के। अगर आर इंक्रीज होगा ज़रिए बात है वो आई के थ्रू इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई द ग्राफ। ठीक है, इसमें होता है, देखो अगर ये लीनियर इंक्रीज कर रहे हैं ना तो आई किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल किसके होगा? एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमने ग्राफ के ज़रिए वेरीफाई कर दिया है। मतलब एंगल ऑफ, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट्स दोनों क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा था जो इंसिडेंट लाइन होती है और रिफ्लेक्टेड लाइन होता है, सेम लाइन पर लाइक कर रही होते हैं तो ये सेम है। देखो जैसे ये आगे इंक्रीज होता है ये भी इंक्रीज हो रहा होता है। और दूसरी इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि एंगल आई और एंगल आर भी क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, इस तरह इसका नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत पीछे आपको ना कुछ चीज़ें करवा देता हूँ। इन एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने पढ़ लेना है वैसे, और मैं इसके क्वेश्चन ही करवाऊँगा आप लोगों को। जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 चेक करें। डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर और मेटल लीड यूजिंग द मेथड ऑफ मिक्सचर। अच्छा, आप इसको ना ऐसे कर सकते हैं, जो आपका बुक का फर्स्ट चैप्टर है ना 10th क्लास का फिजिक्स का, वहाँ पर जो 2 एक्सपेरिमेंट है ना वो सारा वही है। इसके ये फार्मूले वगैरह आप कर लेना, बाकी इसके ऑपरेटर सारे लिखे हुए हैं, ये फार्मूले आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, और ये फार्मूले हैं मैं आगे लिखवा दूंगा मैं इसके क्वेश्चन। हाँ, ये वाले फार्मूले पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैं बताता हूँ कौन से फार्मूले पूछे जा सकते हैं। ये वाले, ठीक है, मैथ ऑफ एम्प्टी क्लोरीमीटर के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय लीड के लिए क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेटर सोल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। इसके बाद हीट वाटर के लिए क्या यूज़ करेंगे। मैथ क्लोरीमीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, और हीट क्लोरीमीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे। ये फार्मूले आप लोगों ने सारे देख लेने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ।
क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ मैं आप लोगों को। और क्वेश्चन में आपके पास जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन आपके आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे पेपर में। जैसे ये है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये ठीक है, ये है सेक्शन ए, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड और मेटल बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। तो इसको लेबल करें, ये हर किसी को लेबल करना आता है। देखो ये नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, थर्मामीटर है। ये एक बीकर पड़ा है, ये कोई वायर पड़ी है, ये बंसर बर्नर पड़ा है, ठीक है। ये इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, मेटल का पीस है, और ये सारा क्या है, आयरन स्टैंडर है। फिर ये देखो थर्मामीटर है, ये अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये सारा बीकर है, ये जो अंदर ये है इंसुलेटिंग कवर है, ठीक है। ये कोई फाइबर रिंग है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है तो ये देखो मुझे फार्मूला याद था, मैं भी कंप्लीट कर लूँगा। ये देखो ये भी फिल है, ये फिल है, ये मेस ऑफ कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर का मेस कैसे फाइंड करते हैं? कोल्ड वाटर का ना मेस फाइंड करने के लिए ना दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? मेस ऑफ जो आपके पास है ना क्लोरीमीटर वाला, उसमें से आप लोगों ने क्या करना होता है, मेस ऑफ एम्प्टी क्लोरीमीटर मैनेज करना होता है, ठीक है। मेस ऑफ कोल्ड वाटर के लिए क्या करना होता है, मेस ऑफ क्लोरीमीटर में से मैनेज करना होता है मेस ऑफ एम्प्टी क्लोरीमीटर। ये देखो मैंने देखा है, पीछे से याद था। आप भी इस तरह अगर मेस ऑफ हॉट वाटर हो तो उसके लिए क्या करना होता है, ये फार्मूले याद कर लेनी है तो 100 आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कैसे करते हैं? तो फाइनल टेम्परेचर करिए, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये भी इनिशियल है। ये थोड़ा हॉट है तो ये इसको कह देते हैं T2 है, और ये आपके पास क्या है, T1 है। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। राइट द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। अच्छा, मेटल के लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मेटल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं? तो ये आपके पास हम लगाते हैं मेस ऑफ क्लोरीमीटर प्लस ये आपका मेस ऑफ वाटर, ठीक है, क्लोरीमीटर और मेस ऑफ क्लोरीमीटर, और ये फाइनल टेम्परेचर में से आप इनिशियल टेम्परेचर माइनस करते हैं। नीचे मेस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस और मेस ऑफ ऑब्जेक्ट का आप मेस लिखते हैं, और टेम्परेचर मेस का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर। ये आपके पास एक फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल कि स्पेसिफिक हीट कब कैसे फाइंड करते हैं। इजी हैं, आप ये फार्मूले पीछे एक्सपेरिमेंट में देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अभी क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन यूजिंग टेम्परेचर टाइम ग्राफ के ज़रिए आपने बताना है। तो पहले इसके आपने ना ऑपरेटर्स लिखने हैं। तो ऑपरेटर्स जो पीछे वो मैंने बताए थे, बीकर यूज़ होगा, वाटर, थर्मामीटर होगा, स्टोव वॉच होगा, ये यूज़ होंगे। अब वो कहता है कि ये आपके पास टाइम गिवन है, कोई टेम्परेचर आप यहाँ पर ना लिख कर ना आप ग्राफ बनाएं। देखें, टेबल ऑफ हीटिंग आइस और वाटर एंड देन प्लॉट द टेम्परेचर टाइम ग्राफ, मतलब टेम्परेचर और टाइम के बिटवीन ग्राफ बनाना है। टाइम गिवन था, टेम्परेचर मैंने खुद लेट किया है। आप भी खुद कोई भी वहाँ गिवन ना हो तो कोई वैल्यू लेट कर सकते हैं, कुछ माइनस में कुछ प्लस में। मैंने किया है -4, -1, 0, 0, 6 और 12 लेट किया। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर है, यहाँ पर देखो आपके पास टाइम है। अब देखो अगर टाइम 0 हो तो टेम्परेचर कितना होता है, -4। अब देखिए मैंने -4 नीचे लिखा है, क्यों नीचे लिखा है कि ये कम है। फिर नहीं तो मैं यहाँ से 1 लिखता तो फिर -4 तो हमें नीचे आना पड़ता, यहाँ लिखना पड़ता बहुत नीचे। तो देखो 0 पर वैल्यू क्या आती है, -4। तो 0 पर मैंने यहाँ पर क्या ग्राफ बनाना है, -4। अब 2 पर क्या आ रही है, -1। देखो 2 पर अब -1 कहाँ पर आएगा, 2 पर देखें -1 0 से पीछे होगा ना, फिर -2 होगा ऐसे नीचे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये आपके पास 2 पर आ गई है, -1 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब देखें 4 पर क्या आई है, 0। तो 4 पर मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ, ये 0 है, ठीक है। अच्छा, इस तरह 6 पर क्या है, 6 पर भी क्या है, 0। तो 6 पर आपके पास टेम्परेचर क्या है, 0 है। फिर 8 पर क्या है, 6 है। तो 6 कहाँ पड़ा है, ये 6 पड़ा है, ठीक है। तो 8 पर ये 6 है, ओके। और 12 पर क्या है आपके पास सॉरी टाइम 10 पर आपके पास टेम्परेचर क्या है, 12 है। 10 पर 12 है, ओके। मतलब अगर आपके पास टाइम 10 हो तो ये वाली देखो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये 10 है यहाँ पर, और ये मैं कर देता हूँ 12 है टेम्परेचर, ठीक है। और ये मैं करता हूँ, ये आपके पास 10 है। 10 पर क्या है, देखो टेम्परेचर 12 है, तो ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, देखें ये फिर ये और फिर ये जाएगा, ये ग्राफ बन गया, ठीक है।
अब वो कहता है फॉर फ्राम द ग्राफ आइडेंटिफाई द पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द फेज चेंज एंड डिटरमाइन द लेटेंट हीट रीजन। जहाँ पर फेज चेंज हुआ है वो कौन सा है, ब्रेक जहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। देखो ये यहाँ जा रहा था यहाँ पर देखो ऐसे ब्रेक हुआ है, फेज चेंज हुआ है, वो 4 और 6 के बिटवीन हुआ है, तो ये आंसर है। फिर एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज़ द ग्राफ टू कंपेयर द लेटेंट हीट फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन। इसमें आप क्या कंपेयर आप कर सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन और लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए इसमें कि अंडर द सेम हीटर, देखो ये सेम हीटर में दोनों हैं, ठीक है, पावर द लार्जर एरिया अंडर द पावर टाइम कर्व। ठीक है, अब लार्जर एरिया कौन सा है, ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन लार्जर है और हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो स्मॉलर है। अच्छा, इसके लिए ना आप लोगों ने ना अगर डिटेल से आप लोगों ने समझना है ना ये क्वेश्चन, तो पीछे एक्सपेरिमेंट में आपने कर लेना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पिछला एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा, फिर ये वाला पॉइंट भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि एक्सपेरिमेंट नंबर आप 7 को 6 को स्टडी करें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादातर इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लेब। ये ग्लास स्लेब के थ्रू आपने क्या करना है, रिफ्रैक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है। ठीक है बच्चे, ये ना आपके पास ये एक होता है, ये देखो यहाँ पर एंगल किसका होता है, आपके पास 45 का होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45। अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो हम कुछ ना कुछ एंगल वो चेंज हो जाता है। देखें, वो कहता है कि फिगर को आप आइडेंटिफाई करें और इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल को बताएं। ये जो बच्चे यहाँ पर सीधा आ रहा है ना, देखो ये इस देखो ये लाइन और इसके बिटवीन में है, ये 45 का होगा। अब इसको ये यहाँ सीधा आना चाहिए था, सीधा नहीं थोड़ा नीचे आ गया है, तो मैंने इसको अपनी मर्जी से 28 कह दिया। मतलब आई आपके पास 45 है और आर आपके पास क्या है, 28 है। यूजिंग दिस वैल्यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप वो कहता है ये वैल्यू यूज़ करके ना फाइंड करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है n = sin i ओवर sin r। आई आपके पास 45 है, r 28 है, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1.51। ये आपके पास वो कहता है ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, डिटर्मिनेशन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म और इंसिडेंट रे भी के बिटवीन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिटवीन एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द ग्राफ। मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है ना, क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या है, देखें 0 पे 0, 10 पे कुछ है, इतना मतलब ये एंगल है आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैक्सिमम 40 पे क्या आ रही है, देखो 40 तकरीबन 43, 42 है। ठीक है, तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, ये 42 डिग्री आ जाएगा क्रिटिकल एंगल। फिर वो कहता है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लेब यूजिंग द n = 1 ओवर sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका करो, तो c गिवन है 42, यहाँ पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 1.49। और कैलकुलेट करें कि वैल्यू ऑफ n स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो हमने पीछे यूज़ किया है, एंड कॉमेंट द रिजल्ट। देखें हमने जो n है ना, हमारे पास n जो होना चाहिए स्टैंडर्ड ग्लास का 1.50 होना चाहिए, बट हमारे पास n क्या है 1.49, वेरी क्लोज है ये। तो इंडिकेटेड गुड एग्रीमेंट एंड स्मॉल एक्सपेरिमेंटल रीडिंग एरर इसमें आ रही है, बहुत मतलब स्मॉल रीडिंग एरर आ रही है। 1.50 होता है, हमारे पास 1.49 आया है, तो बहुत ही मतलब स्मॉल रीडिंग इसमें आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखें नेक्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ये इंशाल्लाह मैं ना आपको करवाता हूँ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल 4 में ना आपको चीज़ें मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ना इनकी समझ आ जाएगी, और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह इसी तरह का पेपर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके पास पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में आपके पास 12 मार्क्स होंगे और सेक्शन बी में आपके पास 8 मार्क्स होंगे। अच्छा, सेक्शन ए अभी मैं करवा रहा हूँ, सेक्शन ए के जो पार्ट आएंगे और बी के। सेक्शन ए में 12 मार्क्स ऐसे होंगे कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इस तरह सेक्शन बी में भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, दूसरा भी 4 मार्क्स का होगा। तो बहुत ही इजी हैं, मतलब आगे 6 मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया है। देखो कुछ 2 मार्क्स का होगा आपका कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होगा, कोई 1 मार्क्स का होगा, इस तरह के आपके पास सारे क्वेश्चन आएंगे। तो
ज़ाहिर सी बात है आप ये समझते होंगे कि आप डायरेक्ट ही हमें क्वेश्चन करवा रहे हैं और हमें कोई थ्योरी या इस तरह की कोई चीज़ें हों, तो अभी तो वक्त ही नहीं है इन चीज़ों का। हाँ, तो इसलिए ना मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ, आप लोगों ने ये थ्योरी करनी है और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आगे बने बनाए आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। सेम इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अभी देखें, मैं आपको अब मैंने ये देखो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करवाया था, इससे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना वो मैं आपको करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी समझ भी आ जाएगी, बस ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये देखें, चैप्टर नंबर 14 है 10th क्लास का। चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी कुछ पढ़ा था, जिसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, लेंस पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस आप लोगों ने स्टडी किया था, कन्वर्जिंग लेंस किया था, डाइवर्जिंग लेंस किया था। तो एक क्वेश्चन है, देखें, स्टडी द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ इट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ये आप लोगों ने 14 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर एक लेंस होगा, या कन्वर्जिंग लेंस होगा, या डिवर्जिंग लेंस होगा, या कन्वेक्स होगा, या कनकेव होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कर्वेचर होगा, यहाँ पर वो एफ होगा या 2f होगा, उसके बिटवीन ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ से पास करेगा ना, तो आगे लेंस से पास होते हुए फिर लेंस इसको कन्वर्ट करेगा, या तो वो f1 के आगे इमेज बनाएगा या पीछे इमेज बनाएगा। ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो इसके लिए ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होंगे? एक तो कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा, ठीक है, और इसके बाद इल्यूमिनेटेड कैंडल यूज़ होगी, ठीक है, इसमें स्क्रीन यूज़ होगी, और उसमें वाइट कार्ड यूज़ होंगे, और ऑप्टिकल बेंच यूज़ होगा, मीटर रूल यूज़ होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में ये पेपर में आता है, तो ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। ये हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, और लेकिन ये फार्मूले आपको आने चाहिए। देखिए अपरेटस आपको आने चाहिए, जैसे ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कभी कभी फार्मूला वो दे भी देता है फिजिक्स के प्रैक्टिकल में पेपर में। तो इसका प्रोसीजर आपके पास सारा ये गिवन है, मैं पढ़ा देता हूँ, वैसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। देखें, प्लेस द कन्वेक्स लेंस ऑन द लेंस होल्डर प्लेसिंग द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आप लोगों ने क्या किया है, लेंस की दूसरी साइड पर स्क्रीन पर ना आप लोगों ने क्या किया है, एक होल्ड कर दिया है, कोई भी लेंस होल्ड किया है आप लोगों ने। अच्छा, होल्ड करने के बाद फिर क्या होगा, ट्राई फोकसिंग द इमेज टू गेट अ शार्प क्लियर इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। पर आपके पास क्लियर इमेज नज़र आएगी, इन्वर्टेड इमेज नज़र आएगी। अच्छा, इसके बाद द फोकल लेंथ एट द ऑब्टेन रफ फोकल लेंथ विच कैन मेजर यूजिंग मीटर स्केल। से आपके पास रफ फोकल लेंथ आपको पता चलेगा, ठीक है। पोजीशन ओ विच द लेंस इज फिक्स मार्क। अच्छा, ये जो पोजीशन ओ है ना, यहाँ पर जो लेंस होगा वो फिक्स मार्क कर देंगे पोजीशन ओ को, ठीक है। अच्छा, हमने ये मार्क कर दिया। वंस द फोकल लेंथ इज कैलकुलेटेड, once the focal length is calculated, mark point f on the both side of the lens, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेंस के बोथ साइड पर ना हमने f मार्क किया। ये देखिए, ये भी f हमने मार्क कर दिया, ये भी f मार्क कर दिया। एक को हमने f1 का नाम दे दिया, दूसरे को हमने f2 का नाम दे दिया। पूरी वीडियो देखनी है, आपको समझ आएगी, वीडियो देखते हुए शर्माना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, place the candle distance beyond 2f, make a point 2f distance between the lens double then focal length of the lens। ये देखें ना, फोकल लेंस से आप लोगों ने ये डबल कर दिया है, फिर ये भी आप लोगों ने क्या किया, डबल। ये 2f1 हो जाएगा, ये 2f2 हो जाएगा जी। फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने करना है टू ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इन द कन्वेक्स लेंस एडजस्ट पोजीशन ऑफ द स्क्रीन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। आपने रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेसिंग द नेडल और लाइटिंग कैंडल TF। ये वो जो कैंडल है ना, ये पीछे मैंने बनाई हुई हैं, ये सारी आपने नोट करनी है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं समझने वाली हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना। जो हमारा मेन है ना, मेन हमारा ये क्वेश्चन है, वो मैं अब करवाता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये चेक करें। क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस।
तो ये आपके पास है, स्टडी करें, फॉर्मेशन करें कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कनकेव को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। ड्रा लेबल रे डायग्राम इज शोविंग द फॉर्मेशन ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बाई अ कन्वेक्स। अच्छा ये ना आपने ना इसको लेबल करना है। लेबल कैसे करना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बाई अ कन्वेक्स लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f। देख इधर, ये आपके पास एक लेंस है, क्या है भाई, लेंस है। अच्छा ये आपके पास f है, ये आपके पास 2f होगा, ठीक है। जैसे ये f है तो ये आपके पास क्या होगा, 2f होगा, ठीक है। ये बस इनको ना फिल करना है, ये इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, ये फिल करना है। तो ये मैंने पीछे बता दिया है। अच्छा इस तरह का फिर क्वेश्चन पेपर में आएगा, देखें कि कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इमेज डिस्टेंस है v और 1/u आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/u, 1 डिवाइडेड बाई 25 आंसर आएगा 0.04, 1 डिवाइडेड बाई 30 आंसर आएगा 0.03, 1/35 0.028, 1/v 1/37 0.027, 1/30 0.033, 1/26.2 0.038। फिर क्या करना है जी, फिर इनको ना 1/f है ना, इनको ऐड करते जाएंगे। देखो 1/u, 1/u कितना है 0.04 और 0.027 को ऐड करें ये आएगा, इन दोनों को ऐड करें ये आएगा, ये आएगा, हो गया। ये कहते हैं फ्रॉम द टेबल डेटा कैलकुलेट द मीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इनकी ना हमने मीन फाइंड करनी है फोकल लेंथ की। तो बच्चे मीन का फाइंड करने का फार्मूला क्या है, अभी तो ये निकला हुआ है 1/f की वैल्यू है, ये किसकी है 1/f की है। तो पहले इसको ना f में हम लाएंगे सारी चीज़ को, ठीक है। ये 1/f की है, इस सारा जो रिजल्ट होगा ना इन तमाम को आप ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा ना ऐड, और ऐड करने के बाद इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, मतलब 1/f में आएगा, ठीक है। तो ये फिर उल्टा देंगे आप, f लिख लेंगे आप, ये 1/f में आंसर आएगा। फिर आप क्या करेंगे, f इज इक्वल टू, मतलब ये जो नीचे वाली साइड होगी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाला जो 1 होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। कितने नंबर हैं 1 2 3 और 3 पर आप डिवाइड करेंगे। ये पहले किया हुआ है, ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इन तमाम को ऐड करें। ये 1/f का आंसर है, ये आंसर गलत लिखे हैं जिसने भी लिखे हैं, ये 1/f का आंसर है ये वाला, ठीक है। 1/f को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा वो होगा ये नंबर और समथिंग नीचे 1 आएगा, ठीक है। फिर f ऊपर चला जाएगा ना, f ये हो जाएगा 1/समथिंग जो आंसर होगा। यहाँ पुट करोगे, नीचे 3 लिखोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रिकॉल द एक्सपेरिमेंट इफेक्ट कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग रजिस्टर इन द सीरीज एंड पैरेलल ऑन टोटल रेजिस्टेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप समझ रहे होंगे पता नहीं कैसे क्वेश्चन करवा रहा है, ना कोई डिवाइस है ना कुछ है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक एक पार्ट का, वहाँ पर कोई डिवाइस नहीं होगा, आप लोगों ने बस ये याद रख लेनी है कि क्या क्या यूज़ होता है। तो देखें इसके लिए एक तो DC पावर सप्लाई यूज़ होगी, बैटरी जिसको कहते हैं। 2 अननोन रजिस्टर यूज़ होंगे, आपके पास एक R1 और R2 की स्विच यूज़ होगा, एक वायर छोटी सी ले लेनी है, एक एमीटर ले लेना है, एक वोल्ट मीटर ले लेना है, तो एक टर्मिनल बोर्ड होता है छोटा सा गत्ते वाला, वो ले लेना है, ठीक है। वो लेकर फिर आपने ना क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू हो जाना है। अच्छा अब ये देखें नेक्स्ट पार्ट है, ये 2 मार्क्स का पेपर में आएगा, इस तरह प्रैक्टिकल आपका होगा। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस विद कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक आपके पास पैरेलल होता है, एक आपके पास क्या होता है सीरीज होता है। तो 2 प्रैक्टिकल आ सकते हैं। देखो पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। जब पैरेलल होता है तो फिर लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते हैं। जो पैरेलल के लिए ये फार्मूला याद करें और इक्वलेंट के लिए क्या याद करें, ये वाला याद करें सीरीज़ के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपके पास ये सीरीज़ वाला भी होगा। इस तरह के मैं ना आपको क्वेश्चन आगे बताता हूँ कि किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। जैसे यही था, देखें आपके पास है सीरीज़ कम्बिनेशन है, ठीक है। एक सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए मैंने आपको ना फार्मूला बताया है सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन का जो फार्मूला है
वो ये है, अभी मैंने आपको बताया है, वो दोबारा मैं आपको बता सकता हूँ। बस मुझे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN है, ये आपके पास है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्वेश्चन ये है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस कैसे फाइंड करते हैं, करोगे R1 प्लस R2। देखो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, 10 प्लस 60 कितना होगा 70, 12 प्लस 80 कितना होगा 92, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लेबल सर्किट डायग्राम फॉर 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी एंड एमीटर। एक सर्किट लेबल करें जिसमें हम 2 रजिस्टर को कनेक्टेड करते हैं पैरेलल विद बैटरी एंड एमीटर के साथ। तो इनको ना हमने ना फिल करना है। ये जो है आपके पास, ये आपके पास होता है बैटरी होती है जहाँ से करंट आप पास करवाते हैं, तो उसके 2 के थ्रोड होती हैं, एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक इनोड होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हैं, एक और R1 है, ये R2 है। जो इस तरह का आपके पास सिंबल होगा वो रिव स्टेट होता है। जो इस तरह का ओपन होता है इसको हम की कहते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में होता है ना, ये बैटरी के साथ वो एम मीटर होता है, और लास्ट वाला क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। ये आप लोगों ने कर लेना है। पीछे जो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं इस बुक में वो हैं, मतलब पैरेलल का भी है और सीरीज़ का भी है, तो वहाँ पर भी ऐसे होंगे, आप लोगों ने उनको फिल कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल हैपन टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इफ़ अनदर रजिस्टर इज एडेड टू इन द सीरीज। जहरी सी बात है, अगर किसी हम सीरीज़ में कोई सर्किट ऐड करेंगे, रजिस्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई रजिस्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो वो सर्किट की लिस्ट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, इसका सेक्शन बी है, सेक्शन बी से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 8.4 का होगा, एक क्वेश्चन 4 का होगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पास DC पावर सप्लाई है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, ये आपके पास की है, और ये आपके पास क्या है रजिस्टर है। तो इसका 1-2 क्वेश्चन है, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ। देखें, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई हाउ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट। मतलब एमीटर जो है इन अ सीरीज विद द रजिस्टर पैरेलल इन रजिस्टर में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, आपने ये याद रखनी है कि एमीटर किसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बस 1 मिनट मुझे दें। अच्छा, एमीटर सीरीज़ के साथ होता है और वोल्ट मीटर भी आपके पास पैरेलल के साथ होता है, ठीक है। एमीटर सीरीज़ के साथ कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर आपके पास किसके साथ होता है, पैरेलल के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है, अंडर द ग्राफ VI डेट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ R इक्वल टू VI। कैलकुलेट करें, मतलब अगर यहाँ पर आपके पास V गिवन होता, I गिवन होता, यहाँ पुट करते तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाता। देखें कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास R तो गिवन है, देखें R, तो यहाँ पर V भी गिवन है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, V/I करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर आपको वो कहते हैं ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ बनाया है, ये देख लें। क्वेश्चन है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द वायर। तो आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ये जो नीचे वाली होती है, मैंने आपको पहले बताया, ये इंडिपेंडेंट होती है। अब लेंथ और वायर इंडिपेंडेंट होगी, और ऊपर जो होता है ये आपके पास डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्टेट व्हाट इज द स्लोप रिप्रेजेंट फिजिकली। स्लोप बताएं, तो उसकी स्लोप क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ये वाली, वो उसकी क्या होगी, स्लोप होगी। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा V/डेल्टा x। डेल्टा V ये वैल्यू होती है और डेल्टा x ये होती है। मतलब आपने ये पढ़ा हुआ है ना स्लोप का फार्मूला, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये आपके पास आती है स्लोप। तो यहाँ से आप इसको ईजिली आप यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इन्होंने जो आंसर लिखा है, हाँ बस आप ये वाला फार्मूला लिखते हैं, m = y2 - y1 x2 - x1।
नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू ग्राफ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड एक्स ऑफ यूनिफॉर्म विद कैरिंग कांस्टेंट करंट। होता है इनके दरमियान ना आप रिलेशन बताएं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। आपने ये रिलेशन बताना है जैसे एक्स एक्सेस आपके पास इंक्रीज़ होता है तो उसी तरह वाई एक्सेस भी इंक्रीज़ होता है। आपने ये बताना है कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। तो आपके पास कांस्टेंट ग्राफ बनेगा सीधा ऊपर, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट ग्राफ। तो आपका ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह करते हैं।